अब जब परशुराम घाट के उद्घाटन की बात आई है तो हमने पाया है कि मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो मैंने संकल्प लिया कि परशुराम घाट का उद्घाटन तभी होगा जब भगवान परशुराम के मंदिर का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस जो हम बुलाए हैं ना, वो एक विशेष घोषणा के लिए बुलाए। घोषणा ये है कि शायद पहली बार, वैसे पहले भी हुआ होगा लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं है, या तो बहुत बहुत समय पहले हो गया होगा, शायद पहली बार बिहार के अंदर भगवान परशुराम के नाम पर एक मंदिर, भगवान परशुराम का एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। सारण जिला के जलालपुर प्रखंड के जलालपुर गांव के में एक परशुराम कुंड पोखर है, जहां से 1.5 वर्ष पहले मैंने वहां के स्थानीय लोगों के आग्रह पर एक परशुराम मंदिर का शिलान्यास किया था। साथ में उस कुंड में परशुराम घाट बनाने की भी योजना बनी थी, जो कि बनकर तैयार है। अब जब परशुराम घाट के उद्घाटन की बात आई है तो हमने पाया है कि मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो मैंने संकल्प लिया कि परशुराम घाट का उद्घाटन तभी होगा जब भगवान परशुराम के मंदिर का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। हम अभी आपको एक पैम्फलेट देंगे जिसमें पूरी जानकारी रहेगी, और उसमें योजना यह है कि 21 तारीख को जो भी अपने आप को परशुराम वंशज कहते हैं, पूरे कई जिलों से, पूरे बिहार से तो बुलाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कई जिलों से भारी संख्या में, करीब 10,000 की संख्या में परशुराम वंशज वहां एकत्रित हो रहे हैं और बड़े उत्साहित हैं। भगवान परशुराम का एक मंदिर भी बनेगा ताकि वो अपने इष्ट देव की पूजा कर सकें। उस मंदिर के साथ साथ 2 और मंदिर बन रहे हैं, एक राम दरबार और एक राधा कृष्ण, क्योंकि भगवान परशुराम के बाद विष्णु का दूसरा अवतार भगवान राम के रूप में हुआ था और फिर भगवान कृष्ण के रूप में हुआ था। तो एक तरह से सामाजिक सौहार्द का ये बहुत ही और सनातन धर्म वालों के लिए एक बहुत अच्छा मंदिर होगा, जहां पर कि भगवान विष्णु के 3 महत्वपूर्ण अवतारों के विग्रह का पूजा करने की, अर्चना करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसका सामाजिक एक ये महत्व है कि जो लोग अपने आप को परशुराम वंशज कहते हैं, जो बात बात पर जय परशुराम के नारे लगाते हैं, उनके पास में भगवान परशुराम का एक मंदिर नहीं था। तो ये संकल्प जो ऐसा है कि पहला तो हम शुरू कर रहे हैं सारण के जलालपुर से, इसके बाद बिहार के लगभग सारे जिलों में जहां परशुराम वंशज निवास करते हैं, हर जगह अगले 1 से 1.5 वर्षों के अंदर परशुराम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और उसके साथ में राम दरबार और भगवान राधा कृष्ण का भी निर्माण होगा, ताकि जो परशुराम वंशज है वो भी अपने इष्ट देव की पूजा कर सके। सनातनी तो खैर भगवान राम भगवान कृष्ण की तो पूजा करते ही हैं, तो सब सनातनी मिलकर भगवान विष्णु के तीनों विग्रह का जो है वो पूजा कर सके। यही मुख्य रूप से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। अब इसके बाद आप लोगों को लगे कि इस विषय पर कोई और आपके प्रश्न हो सकते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं, और इससे हटके भी आप अगर कुछ हमसे पूछना चाहें, क्योंकि आजकल तो काफी राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, तो पहले इस विषय से लगा हुआ कोई प्रश्न हो तो आप कर लें, और इसके बाद आप और भी कुछ पूछ सकते हैं। लागत क्या होगी? देखिए, लागत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सामूहिक प्रयास से हो रहा है। मैं केवल इसकी शुरुआत कर रहा हूं। मैंने कहा कि देखो, जब एक बार जब शिलान्यास हो गया है तो निश्चित रूप से वो निर्माण भी होना चाहिए। तो चंदा वगैरह इकट्ठा करने के पहले एक परशुराम वंशज आगे बढ़कर पहले उसका फाउंडेशन पर नक्शा बनवा दिया है मैंने। नक्शा बनने का बहुत बृहद मंदिर नहीं है कि भव्य है, 35 बाई 40 के उसका प्लिंथ एरिया है। भगवान परशुराम की जो मंदिर है उसका 24 फुट हाइट है, और राम दरबार और राधा कृष्ण का जो है जो दोनों तरफ रहेंगे वो 18 फीट हाइट है, और बहुत ही शानदार डिजाइन है। कलकत्ता के आर्किटेक्ट ने इसे बनाया है। अब मैं स्वयं इसमें लगकर इस मंदिर के निर्माण को का मार्गदर्शन करूंगा, और निश्चित रूप से जो कोई भी मंदिर किसी एक व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए, सामूहिक प्रयास ही होना चाहिए। इसलिए 21 तारीख को शुरुआत भले ही मैं करूंगा, लेकिन इसके बाद हम लोग पूरे बिहार के बाहर से भी चंदा वगैरह वसूल कर एक नहीं हर जिले में एक ऐसा मंदिर का निर्माण हो, यही प्रोटोटाइप हो, ऐसा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बात कर रहे हैं आप बिहार में ट्रस्ट का भी निर्माण किया जा रहा है, बिहार के लोग इससे जुड़े। जी, इसका ट्रस्ट बना हुआ है। ब्रह्मजन चेतना मंच के नाम से ट्रस्ट पहले से ही बना हुआ था। उसके माध्यम से हम लोग कुछ सोच भी रहे थे कि आखिर जो परशुराम वंशज है कैसे उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, कम से कम
भावनात्मक रूप से वो एक जगह रहे। राजनीतिक और दूसरी बातें तो हर बार राजनीति की बात करता है, तो राजनीतिक लाभ भी शायद इसका कभी किसी को मिले, लेकिन अभी भावनात्मक रूप से एक जगह होने का, क्योंकि समाज में ऐसे ही बहुत सारे विघटन हो गए हैं, तो विघटनों को दूर करने का मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा होता है आस्था। आस्था जितनी आसानी से परिवारों को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, उतनी आसानी से और कोई विषय नहीं जोड़ता है। इसीलिए हमने संकल्प लिया कि इससे शुरुआत करते हैं, और पूरे बिहार में हर जिले में ऐसा एक मंदिर रहेगा। फिर बीच बीच में हम लोग इसका उत्सव भी बनाएंगे, तो खासकर जो परशुराम जयंती जो होती है अक्षय तृतीया के दिन, उसको हम लोग एक बड़े उत्सव के रूप में धीरे धीरे तैयार करेंगे। मैं पर्यटन का भी बड़ा अच्छा इसमें एक संभावना देखता हूँ। सर, पीला गमछा जो आपने धारण कर रखा है, माना जाता है कि परशुराम गमछा भी धारण करते, क्या नहीं, ये पीला गमछा तो मैं धारण किया हूँ क्योंकि आप देखते होंगे एक प्रयास चल रहा है बिहार को बदलने का, जन स्वराज के माध्यम से एक अभियान चल रहा है, तो उसके झंडे का और गमछे का रंग पीला है, तो धारण यही किया हूँ। वैसे पीला रंग जो बड़ा शुभ माना जाता है, सिर्फ परशुराम जी की मोनोपोली इस पर नहीं है, परशुराम वंशजों की मोनोपोली नहीं है। जब कभी भी कोई भी हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं तो पीला रंग जो है, गंगा मैया तो है पियरी चढ़े, आपको याद होगा जो पहली भोजपुरी फिल्म बनी थी तो पियरी से ही शुरू हुआ था। इसलिए पीला रंग पर किसी की मोनोपोली नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं कि परशुराम वंशज जो होते हैं, जो परशुराम के जो भक्त होते हैं, वो पीला गमछा धारण करते हैं। और साथ में अभी जो अभियान चल रहा है उसके भी ध्वज का रंग पीला है, गमछे का रंग पीला है। इसलिए आप जहां जोड़ कर देखना चाहे जोड़ कर देख लें। बनने की संभावना है, कब तक मतलब पूरा कार्य मंदिर का समाप्त? मेरा टारगेट है कि 1 वर्ष के अंदर ये बनकर तैयार हो जाए, शायद उससे पहले भी हो सकता है। इसीलिए बहुत बड़े मंदिर का परिकल्पना हमने नहीं किया। भव्य मंदिर हो, छोटा ही हो लेकिन भव्य हो और शीघ्र पूरा हो सके, ये भी इसके पीछे सोच है। तो मैं समझता हूं कि 2025 के बीच तक, जब तक 2025 में जब परशुराम जयंती आएगा उसके पहले हम इसका निर्माण कंप्लीट कर सकते हैं। एक जगह की आप बात नहीं की, आप पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो टीम पूरी करके तो लगभग टीम कितने तैयार होंगे, हर जिला के संगठन बनाए? देखिए, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। दूसरा जो है, वो जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है, तो डाक सुने जो दी क्यों ना आशे तो वह अकेला चले गए। मैं तो अभी अकेला ही चला हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि जिस तरह से भावनात्मक रूप से दूसरे जिलों के लोग जुड़ते जा रहे हैं, कई जिलों से कई गाड़ियां भर के परशुराम वंशज आ रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो टीम बनाने में मुझे थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत होगी तो शुरुआत मैं करूंगा, फिर बाद में लोगों को जोड़ूंगा। अब ये संकल्प ले लिया है तो संकल्प को तो पूरा होना ही है। जहाँ जहाँ मान लीजिए जो परशुराम का मंदिर है, वहाँ भी क्या कार्य होगा या उनका जिम्मेदार? निश्चित रूप से हम देखेंगे कि जहाँ परशुराम जी के मंदिर पहले से बने हुए हैं, यदि उनका रखरखाव में कोई कमी रही होगी तो यह जो ट्रस्ट होगा उसकी जिम्मेवारी भी अपने ऊपर लेगा, स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करके। सदन में आपने बायोमेट्रिक स्वास्थ्य जो अटेंडेंस है स्वास्थ्य विभाग में, इसकी मांग की है। देखिए, बायोमेट्रिक का आवश्यकता इसलिए हो जाती है कि अटेंडेंस, उपस्थिति जो है हर कार्यालय में और खासकर स्वास्थ्य विभाग में, ये बहुत ही आवश्यक है। मैंने देखा है कि एक तो रोस्टर ही नहीं बन पाता, रोस्टर भी बनता है तो मैंने देखा है कि एक डॉक्टर जाकर जो है पूरे सप्ताह भर का साइन करते हैं, और उसमें हम एक विधायक के रूप में अपने आप को बहुत ही मतलब कमजोर पाते हैं, उसको बदल नहीं पाते चाहे जितनी बार हम शिकायत करें। तो सरकार अगर ऐसा निर्णय ले ले कि केवल अस्पतालों में ही नहीं, जितने भी कार्यालय हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, अगर नहीं होता तो बात कुछ और है। सारे निजी संस्थानों ने अपने यहाँ, हम लोग अपने कार्यालय में, अपने डेवलपमेंट साइट पर हर जगह हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक को कंपल्सरी बनाया हुआ है। जितने निजी संस्थान है हर जगह ये है, तो क्या कारण है कि सरकारी संस्थानों में हम सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक को कंपल्सरी नहीं कर सकते? अगर कंपल्सरी करने में दिक्कत आ रही हो तो एक समय ले लें, तय कर लें कि हाँ योजनाबद्ध तरीके से इतने महीनों में या इतने वर्षों में इसको पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम होगा और बिहार को इसका बहुत लाभ मिलेगा। यही बात मैंने सदन के अंदर उठाया था। तो बिहार में अब राजनीति हो रहा है, धर्म की बात नहीं, अब रोजगार की बात हो रही है। बिहार में कब राजनीति नहीं हो रहा था? अब बिहार में अपने कब रोजगार की बात सुनी? बिहार में नहीं है कि नौकरी रोजगार में फर्क होता है। नौकरी सरकार देती है और उस सरकार को वो पैसा जो है हम देते हैं, हम लोग जो टैक्स देते हैं उससे सरकार के पास पैसा जाता है, और सरकार नौकरी देकर रोजगार देने लगे अगर, तो कोई भी देश, कोई भी प्रदेश की इतनी शक्ति नहीं है कि वहां के बेरोजगारों को नौकरी देकर रोजगार दे दे। रोजगार देने का तरीका होता है वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, कल कारखाने लगना, उद्योग लगना, और जो है जो खेती है उसको
लाभदायक बनाना, तब जाकर रोजगार सृजन होगा। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, वो छलावा है। आपको मैं बता दूं, अभी आजकल बहुत चल रहा है, लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां हम लोगों ने बांट दिया शिक्षा विभाग में। मैं उसको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं कि सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, सब बताता हूं, क्योंकि मैं भी एक विद्यालय चलाता हूं, निजी विद्यालय। जो शिक्षक उसमें बहाली हुई है, उसमें से अधिकांश, एक बड़ी संख्या है जो नियोजित शिक्षक थे, वो पुनः जो है परीक्षा पास करके अभी नियमित शिक्षक बन गए हैं। तो वो कोई रोजगार सृजन नहीं हुआ, कोई नई नौकरी नहीं हुई, जो नौकरी का नाम बदल गया, नियोजन से वो नियमन हो गया। एक बहुत बड़ी संख्या में निजी संस्थानों में जो शिक्षक थे, वो लोग पात्रता परीक्षा पास करके या ये परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा पास करके वो सरकारी में चले गए हैं। तो उनका भी केवल कहिए एक तरह से तो ट्रांसफर हुआ है निजी से सरकारी की तरफ में। जो थोड़े बहुत बच गए, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के सक्षम छात्र जो हैं, जो पढ़े लिखे, क्योंकि आपने तो 2-3 जनरेशन तक यहाँ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। तो जब बीपीएससी परीक्षा होती है तो नए युवा यहाँ के होते हैं, या तो जो अच्छे होते हैं वो पलायन कर चुके हैं, दूसरे जगह जाके पढ़ा रहे हैं या दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं। जो यहाँ बच गए उसमें तो बहुत कम संख्या के लोग हैं जो यहाँ के लोगों को नया रोजगार मिला है या नई नौकरी मिलेगी। तो 2 लाख का पहले सरकार से मांगिए कि पूरा ब्रेकअप दे कि 2 लाख कैसे कैसे लोग हैं जिनको नौकरी मिली है। इसलिए पूरा छलावा मेरे हिसाब से, मैंने अपने बैकअप में मतलब कैलकुलेशन किया है कि 20 से 25 हजार ही नए युवाओं को रोजगार मिला है, बाकी पुरानी बोतल में नई शराब भर के बेचा जा रहा है। सर, आपने कहा कि नौकरी दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी दिया जा रहा है, लेकिन रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार तो 10 लाख की बात कर रही है, रोजगार भी 10 लाख देंगे। रोजगार की दिशा में प्रयास कुछ दिखा है आपको? अगर दिखा तो बता दीजिए। सर, नियोजित शिक्षक परीक्षा का विरोध जो है आज चौधरी के द्वारा वार्ता किया गया है, क्या लगता है कि नौकरी बाइक? मैं दोनों पक्षों को कहूंगा, सरकार को भी कहूंगा और नियोजित शिक्षक बंधुओं को भी कहूंगा कि क्योंकि बिहार के बच्चों के भविष्य की बात है, तो कोई अयोग्य शिक्षक हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अयोग्य शिक्षक पढ़ाकर किसी को योग्य नहीं बना सकता। इसलिए ये जो सक्षमता परीक्षा जो है, इसके जो खिलाफ है वो बिहार के बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। आपको सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए, और अगर आप सक्षमता परीक्षा पास कर ले तो सम्मान के साथ आप गुरु बनकर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर बन सकते हैं। नहीं, अगर नहीं दे रहे हैं तो सरकार से मेरा सुझाव होगा कि ऐसे लोगों को फिर जो है आड़े हाथों ले। उन लोगों का कहना है कि 3 बार जब हमें मौका मिला है, अगर इसमें हम पास नहीं करते हैं तो हमें नौकरी से हटा दिया जाए। नहीं, वो नहीं होना चाहिए भाई। सरकार का मैं सुझाव देने वाला हूं कि चूंकि आपने इनको इतने दिनों से नियोजित करके रखा हुआ था, ये बेचारे उसी रोजगार में अपना जीवन खपा दिए, तो आज उनको अवसर दीजिए, 3 के बदले 5 अवसर दीजिए कि सक्षमता परीक्षा पास कर ले। अगर सक्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो रोजगार वो करते आए हैं उसी में लगे रहे और बिहार के बच्चों के भविष्य सुधारने का कार्य करें। लेकिन यदि उतने प्रयासों के बाद भी पास नहीं करते हैं तो शिक्षक तो नहीं रह सकते, लेकिन सरकार को सिर्फ शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, बहुत से विभाग है, बहुत से और भी पद हैं जिन पर इनको स्थानांतरित किया जा सकता है। उनसे रोजगार न छीना जाए, उनसे नौकरी न छीनी जाए, नौकरी में तब्दीली जरूर की जाए, लेकिन सरकार से मेरा यह आग्रह होगा कि किसी का रोजगार न छीने, किसी की नौकरी न छीने। लेकिन इनसे भी आग्रह होगा शिक्षकों से कि आप सक्षमता परीक्षा से भागे नहीं, अगर आप योग्य हैं तो क्यों भाग रहे हैं, अपनी योग्यता सिद्ध करें और शिक्षक बने रहें। और भी किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आपकी आदत छूट गई है पढ़ने पर आने की, अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार उनको दूसरी जगह उनकी योग्यता के हिसाब से उनको नियोजित करे। ये मेरा सुझाव भी होगा और आग्रह भी होगा। जन सुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर वो कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में 20 सीट से ज्यादा नहीं जीतता है, उनके बातों की कितना देखिए वो कहते हैं तो देखिए उनकी बात को तो लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं, यही कारण है कि आप प्रश्न पूछ भी रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं, जैसे बंगाल में उन्होंने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी वहां 200 सीट जीतने का दावा कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी और मैं संन्यास ले लूंगा अगर ऐसा हुआ तो। मैं नहीं जानता कि कब प्रशांत जी ने कहा है ऐसा, लेकिन प्रशांत जी ने ऐसा कहा है तो मुझे मेरा कोई कारण मैं नहीं देखता कि मैं इस बात को विश्वास न करूं। निश्चित रूप से उन्होंने काफी डेटा को एनालाइज करने के बाद ही ये कहा होगा और जमीन की धड़कन को समझ के उन्होंने कहा होगा। ये बात तो सही है, नीतीश जी के दिन तो लग गए हैं। नीतीश जी तो निश्चित रूप से स्टैंड फोर्स है, एक जमाने में बहुत पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों उनकी एक तो मन की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रह रही है, सब जानते हैं। और ऊपर से जिस तरह से जितनी तेजी से उन्होंने साथ छोड़ा किसी का, साथ पकड़ा किसी का, इतनी तेजी से किया कि विश्वसनीयता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। तो मुझे भी लगता है, मैं प्रशांत जी की बात तो मैं नहीं सुना, इसलिए मैं उनकी बात को नोट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भी लगता है कि अगले चुनाव में नीतीश जी की पार्टी को बहुत अच्छा नहीं करने वाली है। अब 10 सीट जीतेगी, 20 सीट की 30 सीट में ये भविष्यवाणी करने के लिए मेरे पास डेटा नहीं है।